11 टेलीकॉम कंपनीज हो गई थी इंडिया में, एमटीएस 11वें नंबर पे, तो उसके 11,000 करोड़ के लॉसेस थे, तो उनको लोन नहीं मिलता था। आप एसएमई सेगमेंट के लिए भी काम करते हैं, उनको कैसे गाइड करते हैं? देखिए, आप कोई भी एसएमई पकड़ लीजिए, उसका जो फाउंडर होगा ना, अगर आप उसकी दुखती रत पे हाथ रख दोगे ना, तो वो कहेगा यार मार्केट में पैसा घुसा रहा है, पेमेंट लेट आती है, तो वो कहता है मैं देखने में अमीर हूँ लेकिन मेरा पैसा सारा मार्केट में घुसा है। अब आप compete कर रहे हो चाइना वाले से, चाइना वाला ने आपको सस्ती ज़मीन दी हुई है, डे 1 पे सारे अप्रूवल्स दिए हुए हैं और 3-4% पे लोन दिया हुआ है, और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपको 8% की सब्सिडी और दे देता है कि दूसरी कंट्री में सस्ता बेच और उनकी इंडस्ट्री ख़त्म कर। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ इंडिया के एसएमई फाउंडर को लोहे के सूट में बैठ के ऑफिस में बैठना चाहिए। आपने अपने फादर साहब के साथ मिल के एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत करी थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता, फाउंडर ऑफ न्यू सोर्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने एक्साइटमेंट से भरे हुए पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में, जहां आज के हमारे खास मेहमान हैं तुषार कंसल जी। मिलिए तुषार कंसल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और मेरे साथ हैं मुकेश सिंगला जी, जो कि वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं और हर बार की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। तुषार जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनेंस की पढ़ाई की, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से लीडरशिप का कोर्स किया और अपने करियर की शुरुआत डेलॉयट जैसी कंपनी से की। बाद में ब्रांड कैपिटल, एमटीएस, गुगनाइम पार्टनर जैसी बड़ी संस्थाओं का अनुभव भी प्राप्त किया। आज तुषार जी कंसल्टेंसी वेंचर्स के जरिए एसएमई आईपीओ, वेंचर कैपिटल फंडिंग, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो तुषार जी, आपने वेंचर कैपिटल फर्म के साथ काम किया है। आज की डेट में आप एक कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं, जिसमें आप उन लोगों को फंड्स करवाते हैं वेंचर कैपिटल के थ्रू, एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो लोग अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं, ए सीरीज फंडिंग, बी सीरीज फंडिंग। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जर्नी आपकी शुरू कैसे हुई, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैंने देखा कि दुनिया या तो टेक्नोलॉजी पे चल रही है या फाइनेंस पे चल रही है, और टेक्नोलॉजी में मैंने टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग करी, तो मेरे पास ऑप्शन थी कंप्यूटर्स में शिफ्ट करने की, लेकिन वो शिफ्टिंग से पहले ही मेरा एमबीए में एडमिशन हो गया। मेरा एमबीए फाइनेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिल गया। ओके। और मैंने वहाँ पे जब पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। ओके। तो फिर मैं फाइनेंस में आ गया, और बाद में मैंने जब कॉर्पोरेट जर्नी डेलॉयट से की, डेलॉयट एंड टूश, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट्स करी ब्रांड कैपिटल, और उसके बाद मैं ट्रेजरी में चला गया। तो वो फाइनेंस का फील्ड भी इतना बड़ा फील्ड, और मुझे मौका मिला कि मैं अलग अलग फील्ड्स में उसमें काम करूं, और उसमें जो मुझे बेस्ट अपना पार्ट लगा था वो इन्वेस्टिंग का ही लगा था कि यार ये चीज़ है कि आप पैसे से पैसा कमाओ। अच्छा। तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करा कि यार इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। ओके। तो मैंने कहा दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था कि एमबीए करने के बाद और इंजीनियरिंग करने के बाद आपने अपने फादर साहब के साथ मिल के एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत करी थी, तो वो वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसमें ऐसा रहा था कि जब विद्या मंदिर पंजाबी बाग में स्टार्ट हुआ था, तो वो 3 ब्रदर्स चलाते थे, मनमोहन गुप्ता, बृजमोहन गुप्ता और श्याम मोहन गुप्ता। अच्छा। और वो अपने छोटी सी कोठी थी 100 गज की, उसकी छत पे उन्होंने 2 क्लासेस डाली हुई थी, और वो एंट्रेंस लेते थे वो ज्वाइन कराने का। तो पहली बार बच्चों को लगता था यार एक ऐसा कोचिंग है जो एंट्रेंस से लेता है, और वो बच्चों को रिजेक्ट कर देते थे, बहुत लिमिटेड बैच पढ़ाते थे। ठीक है। तो मेरा 10th के बाद वहाँ एडमिशन हो गया, और मैंने देखा यार ये क्या पढ़ाते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट की एक क्लास होती थी, चाहे 4 घंटे चाहे 6 घंटे चले, लेकिन उसमें वो सब्जेक्ट का इन एंड आउट वो पूरा निकाल देते थे। ठीक है। और सारे शॉर्टकट्स और सब चीज़ें बता देते थे। तो मेरे फादर ने कहा यार ये, फादर इज़ फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, 71 बैच। ओके। तो उन्होंने कहा ये भी बिजनेस है कि आईआईटी की को एंट्रेंस की तैयारी कराओ। अच्छा। और उस टाइम नॉर्थ दिल्ली में कोई था नहीं। अच्छा। तो हमने कुछ प्रोफेसर से मीटिंग करी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के डॉक्टर ए बी माथुर थे, जो वहाँ पे मैथ्स कराते थे, एचओडी थे। तो उन्होंने एक पूरा हमारा पैनल बन गया
तो हमने सोचा कि जब हमारा ये नॉर्थ दिल्ली में कोई फॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है और बच्चों को वेस्ट दिल्ली जाना पड़ता है, अच्छा, तो हमने फिर ये लॉन्च किया नॉर्थ दिल्ली में। ओके, और वी वर लकी कि जो एचओडीज थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच और हाई क्वालिटी अप्रोच से हमने स्टार्ट किया। फिर 5 साल के अंदर ये 3 सेंटर्स बन गए, रोहिणी में, कमला नगर में और अशोक विहार में, और करीब 800 बच्चे थे हमारे पास, और हमने काफ़ी अच्छा उसमें बिजनेस किया। ओके, ओके, ओके। तो फिर उसके बाद आपका डिलॉयटी में जाना कैसे हुआ? वो ऐसा हुआ कि नॉर्थ दिल्ली में पहले तो हम अकेले थे, हम बहुत ही कम रेट पे 2-2 साल का प्लान देते थे और बच्चों को जेन्युइन तरीके से पढ़ाते थे। लेकिन फिर वो कंपटीशन आना शुरू हो गया। ओके, तो वहाँ पे फिटजी ने खोला, फिर आकाश ने खोला, फिर श्री चैतन्य ने खोला, फिर नारायणा इंस्टीट्यूट ने खोला। अच्छा, वो जैसे ही आए, वो जो प्रोफेसर्स आवरली बेसिस पे आते थे हमारे पास, उनको डबल ऑफर, ओके, कि आप हमारे यहाँ पढ़ाओ एक्सक्लूसिवली। तो हमारे टीचर्स जो यंग वाले थे वो टूटने शुरू हो गए। ओके, अच्छा, दूसरी तरफ से जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको ये फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ओके, तो एक आपके पास क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट वो क्या है, वो वहाँ जा रहा है क्योंकि उसको वहाँ फ्री में मिल रहा है। तीसरी बात, आप अपने क्रेडेंशियल्स देते हो ना न्यूज़पेपर में कि हमने कितने एंट्रेंस में कराए बच्चे। उनके बच्चे आ रहे थे 50 सेंटर से, तो वो टॉप 50 में बहुत सारे दिखा पा रहे थे। ओके, हमारे बच्चे 3 सेंटर से आ रहे थे, तो हर तरफ से ही नुकसान की कहानी बन गई। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल गए? मार्केटिंग में आगे निकल गए, डायरेक्टली स्कूल के बच्चों को फ़ोन करवाते थे, कोल्ड कॉलिंग करवाते थे। अच्छा, और उनको सीधा ऑफर फेंकते थे। ओके, और उन्होंने ऐसी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम्स रखी हुई थी, जैसे बाद में बायजूस ने रखी, जो बच्चों को एकदम से ना ऑफर देके और कॉल कर करके आप आ जाओ, साइन करो, साइन करो। हम लोग नॉर्मल वे में चल रहे थे, पुराने स्टाइल से, बच्चा आएगा, हम उसको समझाएंगे, तो वहाँ पे मार खा गए। और फिर मैंने सोचा कि मेरा ब्रेड बटर तो फाइनेंस ही है, क्योंकि मैंने फाइनेंस में एमबीए किया था। आई वाज वेरी लकी, आई गॉट थ्रू डिलॉयट एंड टूश। तो उनकी जो पार्टनर थी उसने पूरी स्टोरी सुनी कि चल इसने कुछ डिफरेंट करके दिखाया, और एमबीए फाइनेंस भी किया हुआ है, तो शी टुक मी। उसने मेरे को ले लिया, और मुश्किल रही मेरे लिए काफ़ी, बिकॉज मैं 5 साल हार्डकोर फाइनेंस में था नहीं। तो मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ जाके सीखनी पड़ी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, प्राइवेट इक्विटी टर्म शीट्स, ड्यू डिलिजेंस। मैंने 3-4 ड्यू डिलिजेंस करे। तो फिर ये बताइए, डिलॉयट में सब कुछ सेट होने के बाद आगे बढ़ने का मौका आपको कैसे मिला? ऑल्दो मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा सेट था, और काफ़ी मेरे को असाइनमेंट्स डिफरेंट टाइप के मिलते थे, और पार्टनर यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट। लेकिन उसके बाद मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया, जो वेंचर आर्म है ब्रांड कैपिटल, उन्होंने अप्रोच करा दैट यू जॉइन अस, बिकॉज उन्होंने प्राइवेट ट्रीटीज़ करके एक डिवीज़न स्टार्ट किया था जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते थे। तो मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट इज़ द बाय साइड और कंसल्टिंग इज़ द मिडल साइड। तो मैंने सोचा कि बाय साइड में, मुझे फाइनेंस वालों ने सबने बोला था कि बाय साइड इज़ द अल्टीमेट फॉर एनी फाइनेंस प्रोफेशनल, कि आप किसी और का पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न बना रहे हो, तो वो जो स्किल है कि वो पैसे को लगाना कैसे है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। वहाँ से फिर मैं कुछ टाइम के लिए एयरसेल ट्रेजरी में था, बट थोड़ा सा वो ट्रेजरी के अंदर मेरी पर्सनल हेल्थ इश्यूज थे, तो आई जॉइंड द रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS। 11 टेलीकॉम कंपनीज हो गई थी इंडिया में, MTS 11वें नंबर पे थी, तो उसके 11,000 करोड़ के लॉसेस थे, तो उनको लोन नहीं मिलता था। तो उन्होंने मुझे लिया, तो उन्होंने बोला ट्रेजरी ऑपरेशंस तो हम हमारे यहाँ सेट है, लेकिन आप हमें लोन दिलवा दो। तो मैं 3 साल रहा वहाँ पे, और हमने करीब $2.5 बिलियन का लोन रेज किया उनके लिए। ऑफ कोर्स वो स्ट्रक्चर्ड लोन्स भी बहुत सारे थे, जिसमें पेरेंटल सपोर्ट बहुत थी। रशिया का सिस्टमा जो पेरेंट कंपनी थी, वहाँ सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी थी, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी। तो उनके बैंकिंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो किसी भी कंट्री में सब्सिडरी ने कोई भी लोन पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ था। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि लोन पे डिफ़ॉल्ट नहीं करना, रिलेशनशिप टॉप का रखना है। तो रिलेशनशिप अच्छे थे, लेकिन आप किसी बैंक को बोलो कि तू एक्सपोजर ले एक कंपनी के ऊपर जिस पे 11,000 करोड़ का लॉस है, तो वो कैसे लेगा एक्सपोजर? वो कहेगा यार कॉर्पोरेट गारंटी, वो भी रशियन कंपनी की। तो आसान नहीं था, लेकिन 3 साल में हमने करीब $2.5 बिलियन का डेट रेस किया, और
बहुत नेचुरली वो डेट भी कंपनी के लिए चुकाना काफ़ी मुश्किल था, बट उन्होंने किसी भी डेट पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया। जब वो फाइनली इंडिया से गए, उन्होंने सारा पैसा लास्ट पे बैक करके और तब गए। और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, जो कि एक 1500 करोड़ की लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड गुगनहाइम पार्टनर्स की थी, और 99% गुगनहाइम का ही ओनरशिप था उसमें। एज अ CFO वहाँ पे ज्वाइन किया, और उसमें प्राइवेट इक्विटी कंप्लायंस, कैश फ्लोज एक्सप्लेन करना, कितना कैश रेज करना है, एस्टिमेट करना, वो सारी चीज़ें। चलो आप पहले सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी रहे, फिर आप कॉर्पोरेट जॉब में भी चले गए हैं, उसमें भी वैरायटी ऑफ आपने सेगमेंट्स को या कॉर्पोरेट्स को चूज कर लिया। अपनी वेंचर कंसल्टेंसी वेंचर्स फर्म स्टार्ट करने का विचार कैसे आया? उस टाइम पे ना स्टार्टअप इन्वेस्टिंग बहुत ही रॉ थी। बस टाइगर ग्लोबल आना शुरू हुआ था, फ्लिपकार्ट बननी शुरू हुई थी 2013-14 में, और मैं ब्रांड कैपिटल से इन्वेस्टिंग सीख के आ रहा था। तो मैंने जितना भी पार्ट हैंडल किया, मुझे इन्वेस्टिंग लगा यार ये है बिजनेस, कि आप पैसा लगाओ और उससे पैसा बनाओ। और मतलब उसके अंदर कौन सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो सब मैं देख चुका था, टर्म शीट्स, वैल्यूएशन, क्योंकि मैं डिलॉयट में भी रह चुका था। तो मुझे ये बहुत अपील किया, तो मैंने सोचा कि सिंस स्टार्टअप्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि उनको फंडिंग नहीं मिलती, कैपिटल नहीं मिलती, दूसरा उनको मैनेजमेंट नो हाउ नहीं मिलती, तीसरा उनको नेटवर्क नहीं मिलता कि उनको अच्छी सर्विस कंपनीज मिल जाएं, अच्छे वेंडर्स मिल जाएं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएं, उनके रेट्स पता हों, अच्छे मेंटर्स नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि एक नेटवर्क बनाऊं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करना शुरू करूं। तो मैंने फिर कंसल्टेंसी वेंचर्स लॉन्च किया था। एक बार कॉर्पोरेट का स्वाद लग जाता है और ठीक ठाक सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल। तो अपना काम करना वो इतना आसान नहीं होता। और जब आप एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में जंप कर रहे थे, तो ऑब्वियस है कि सैलरी हाइक या पर्क हाइक भी आपको धीरे धीरे मिलते रहे होंगे, बढ़ते रहे होंगे। तो जिस दिन भी आपने ये सोचा कि मुझे अब कुछ अपना करना है, तो फैमिली में या मतलब खुद के लेवल पर जो कहते हैं ना कि अपने मन से ही एक विद्रोह होना शुरू हो जाता है, कि कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आपने फिर कैसे डील किया? देखिए ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि रशियंस के लिए मैंने जो काम किया था ना, वो मुझे बहुत लाइक करते थे। जो कंपनी का CEO था, CFO था, तो मुझे अच्छे अच्छे इंटरनेशनल मैटर्स के लिए रशिया, चाइना, स्वीडन, बिजनेस क्लास स्टे कर रहे हैं रिट्स कार्ल्टन में, रेड स्क्वायर पे, तो वो आदत लग जाती है आदमी को। बिल्कुल। और आपकी सेंट पीटर्सबर्ग में मीटिंग हो रही है एक और बिलियनियर के साथ, पर्सनल डिनर मीटिंग, नेचुरली मतलब आप कहते हो कि यार मैं कोई चीज़ हूँ। लेकिन वो जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का चस्का लिया हुआ था ना पहले से, वो दिमाग में बैठा हुआ था कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ एज इफ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मतलब अच्छा। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैंने वो कमा के देखा हुआ है, तो और मतलब मैं क्यों नहीं दोबारा अपना बिजनेस सेट कर सकता। जब मैंने सारा फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेजरी ऑपरेशंस, डेट, वो सब देख लिया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट थीम चूज़ किया है, इसके अंदर बहुत काम है और इसमें मैं एक कंपनी बना सकता हूँ। मुझे लगता था कि आई कैन डू समथिंग इन दिस, मैं कर सकता हूँ। और शुरू में मैंने लॉस भी बनाया, और घर वाले ने बोला यार तू कमाल है, तेरे को MTS क्यों छोड़ा तूने, जब तू वहाँ पे बोर्ड की तरफ जा रहा था, जब तेरे को बोर्ड पे लेने ही वाले थे, और तू डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स में तेरे को ESOP अलॉट होने वाले थे, तूने छोड़ रहा है तू। तो नेचुरली बहुत पुशबैक था। लेकिन बस वो मुझे कन्विक्शन थी, तो मैंने छोड़ा। और बाई चांस क्या हुआ, उस टाइम वेंचर कैपिटल TV जो यूट्यूब चैनल था, वो लोगों ने मुझे अप्रोच किया। मेरा एक इवेंट आया था साउथ कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो सोशल मीडिया पे देख के, तो मुझे टॉक्स मिलनी शुरू हो गई, वहाँ से मुझे बिजनेस आना शुरू हो गया। ठीक है। जब ऊपर वाला कहता है ना कि इसको हेल्प करनी है, तो बस वो हो ही जाता है। तो आज तक अभी उस चीज़ का कोई रिग्रेट तो नहीं है? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैंने ज़्यादा ही अचीव किया है यहाँ पे। और मेरे हिसाब से आज मैंने 5000 स्टार्टअप से ज़्यादा को तो हेल्प कर दी होगी पिछले 10 साल में, और किसी ना किसी वे में। तो ज़रूरी नहीं फंडिंग, बट बहुत चीज़ें होती हैं जो एक स्टार्टअप को चाहिए होती हैं।
और इसलिए आई डोंट रिग्रेट इट ऑल। जब आपने अपना काम शुरू किया तो आपका नेटवर्क पहले से बना हुआ था, उसके भरोसे आपने किया था, या फिर उसके बाद आपने नेटवर्क और बनाया? मेरे जब मैं डेट साइड में था तो मेरे टॉप बैंक के सीईओ से रिलेशनशिप्स थे। ठीक है। जब मैं सीएफओ था तो अक्रॉस द फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो कैपिटल मार्केट फर्म्स हों या उन सब के साथ मेरे थे, लेकिन वेंचर कैपिटल वालों के साथ पर से नहीं थे। और वो मुझे डेवलप करने पड़े, और वो मेरे जो वेंचर कैपिटल टीवी के लिए मैंने 51 शोज़ करे, ओके। उस पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते थे। आप काफ़ी सारी वेंचर कैपिटल फर्मों से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को जो आपके पास आते हैं उनको आप इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे रहता है? आप कैसे उनको कंसल्ट करते हैं, कैसे उनको आगे ले जाते हैं, कैसे आप वेंचर कैपिटल फर्म से मिलवाते हैं, और फिर फाइनली इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? देखिए, अगर आपको वेंचर कैपिटल के साथ अच्छा रिलेशन रखना है तो उनकी छोटी टीम्स होती हैं, ठीक है। और बहुत फैला के काम करते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करके, हर नंबर को एनालाइज करके। ठीक है। एक तो रिलेशनशिप आपका ये है कि आप लोग कॉफ़ी पीते हो साथ में, ड्रिंक पीते हो साथ में, या उठ बैठ है, तो इसलिए फ्रेंडलीनेस है। ठीक है। लेकिन जब तक कोई बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता ना आपकी क्वालिटी की, कि आप क्या काम करते हो, तब तक वो रिलेशनशिप बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं बनता। सही बात है। तो हमारा क्या काम है, जैसे एक कंपनी हमारे पास आई तो पहले तो हम पूरा उसकी समझते हैं कि उसने आज तक किया क्या है। ठीक है। अब वो हमें पता चल जाता है कि इसको बेसिकली कहाँ गलती कर रहा है ये, और कहाँ पे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम उससे साइन अप करते हैं तो साइन अप करने से पहले हम उसका बिजनेस प्लान कुछ इन्वेस्टर्स के साथ नो नेम बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब वो इन्वेस्टर 3-4 कहते हैं यार अच्छा लग रहा है, आगे दिखा दे, वो फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। ओके। जब वो फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। फिर हम साइन कर लेते हैं। ठीक है। साइन करने के बाद पहले उसका बिजनेस प्लान प्रॉपर बनाते हैं। ठीक है। जो इन्वेस्टर के पास इंफॉर्मेशन जा रही है वो प्रॉपर फॉर्म में डे 1 पे जानी चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टर की टीम कहे सारी इंफॉर्मेशन 90% मिल गई, ठीक है। तो उसके लिए उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं। ठीक है। इस साल कितना धंधा किया है, जो बिजनेस मॉडल है वो लॉस वाला बना रहा है या प्रॉफिट वाला बना रहा है, ठीक है। यूनिट इकोनॉमिक्स कैसी है उसकी। तो बिजनेस प्लान बना के हम पिच डेक बना लेते हैं। ठीक है। पिच डेक के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सोल्यूशन, टीम, प्रोजेक्शंस, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट फीचर्स, हाउ इज इट बेटर देन अदर्स, कंपटीशन, यूज ऑफ फंड्स, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके और एक टीजर बना लेते हैं। ठीक। फिर जो फाइनेंशियल टीम है वो 5 साल के प्रोजेक्शंस और एक इंटरलिंक्ड मॉडल बना लेती है जिसपे सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं ओके। कि अगर इतना बिजनेस गिर गया तो वैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वैल्यूएशन डीसीएफ बेसिस पे कर देते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिस पे, या फिर मल्टीपल्स के बेस पे, ठीक, रेवेन्यू मल्टीपल, प्रॉफिट मल्टीपल, समझ, ईवी बाय एबिटा, तो वो कर देते हैं। उसके बाद कंपनी को हम 10 एरियाज में हेल्प करते हैं कि आप अगर कल को इन्वेस्टर पूछेगा आपसे यूनिट इकोनॉमिक्स दिखाओ, तो आप 1 पेज में कैसे दिखा सकते हो उसको। ठीक, MIS दिखाओ तो 1 पेज में कैसे दिखा सकते हो। ठीक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, टर्म शीट सैंपल, ठीक है, एग्जिट ऑप्शंस आपको क्या दे सकते हो इन्वेस्टर को, ठीक है, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट सैंपल। ठीक है, फिर क्या होता है कि कई इन्वेस्टर्स होते हैं वो शुरू में बहुत डेटा नहीं पढ़ना चाहते, समझ गया, तो आप उनको 5 मिनट का यूट्यूब वीडियो भेज सकते हो, यूट्यूब पिच डेक। ठीक, वो 3 टाइप के पिच डेक होते हैं। ओके, एक होता है फाउंडर स्टोरी। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर है वो स्टोरी सुनना चाहते हैं कि ये इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पीछे क्यों पड़ा है फाउंडर, समझ गया, तो वो फाउंडर स्टोरी वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। बिल्कुल। दूसरा होता है प्रोडक्ट, हाँ, कि क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, किन किन लोगों के काम आता है। हाँ, और तीसरा होता है बिजनेस प्लान, कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं तो इससे ये सेगमेंट कैटर हो रही है, उसको 5 मिनट में एक्सप्लेन करना। ओके, तो उसके सैंपल्स हम शेयर कर देते हैं। फिर ड्यू डिलिजेंस जब एजेंसी करेगी तो उस टाइम पे आपका टाइम बहुत लगेगा जी, तो हम वो चेकलिस्ट शेयर कर देते हैं कि आप अभी से गूगल ड्राइव के ऊपर डेटा रूम बना लो। ठीक है, और उसके बाद जब इन्वेस्टर कॉल स्टार्ट होती हैं, फिर टर्म शीट नेगोशिएट हो जाती है। फिर जो ड्यू डिलिजेंस एजेंसी है वो 4 एरियाज में ड्यू डिलिजेंस करती है। एक करती है कि टेक्नोलॉजी कितनी जेन्युइन है। अब कई बार जो जेन्युइन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो हैदराबाद या बैंगलोर से आ रही हैं। ओके, नॉर्थ साइड में कई बार वो किसी
का एपीआई यूज करके या कुछ स्टैंडर्ड चीज यूज करके एआई लिख देते हैं स्टार्टअप के नाम के आगे। तो इसलिए इन्वेस्टर जनरली चेक करता है टेक्नोलॉजी। दूसरा अकाउंटिंग की जो क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग है वो कैसी है। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, वेंडर्स से, रिटेल पार्टनर्स से, उनकी क्वालिटी कैसी है, लीगल साइड। और चौथा कंपनी फॉर्मेशन की जो कैप टेबल आपने बोली है कि किसके पास शेयर्स हैं, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या नहीं, तो वो ड्यू डिलिजेंस हो जाती है। उसके बाद शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन होता है, शेयर्स ट्रांसफर होते हैं और फंडिंग आ जाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, तो इसमें एंड टू एंड हमारा सपोर्ट रहता है। ग्रेट सर, ग्रेट। मैं बहुत इंप्रेस हूँ, आप जितनी क्लैरिटी के साथ बताया ना आपने, एक स्टेप बाय स्टेप। तुषार जी, जैसे कुछ स्टार्टअप्स में आपने खुद से भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें आप खुद इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में, उसको कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं? 3 तरीके से मैं देखता हूँ कंपनी को। एक तो मैं ऐसी कंपनी जो आइडिया स्टेज पे होती है, मैं उसको अवॉइड करता हूँ। ओके। और उसका सिंपल रीज़न ये है कि जो 99% आइडियाज़ होते हैं ना, वो तो चैट जीपीटी भी बता सकता है। उसमें मुझे कुछ बड़ी चीज़ नहीं लगती। क्योंकि एक स्टैटिस्टिक है कि 92% स्टार्टअप्स जो फंड होती हैं वो एक पॉइंट के बियॉन्ड बढ़ नहीं पाती या बंद हो जाती है जी। 8% हैं जो वो फिर हम बात जिनको मीडिया में देखते हैं रोज, ठीक, ठीक। ये बन गई और वो बन गई। ओके। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि फाउंडर ने किया क्या है। जैसे कि वाइट हैट जूनियर जब आई थी, तो उस टाइम पे स्कूल के बच्चों को कोडिंग का एक्सपोजर कम था, लेकिन वो ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस दे रहे थे। तो पेरेंट्स वर साइनिंग अप इन ड्रोव्स कि मतलब कर लो साइन, मतलब बच्चे को कोडिंग ऑनलाइन मिल रही है। तो वो ऑलरेडी ग्रो कर रहा था और उसने एक ऐसी मार्केट का एक ऐसा कोना ढूंढा था जिसके अंदर टेलविंड्स थी। ओके। तो वो चीज़ बड़ी इंप्रेसिव है कि इस बंदे ने ऑलरेडी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रखा है। वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा था। ठीक। वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग यूज़ कर रहा था, वो प्लेटफॉर्म अप्रोच यूज़ कर रहा था, वो CRMs यूज़ कर रहा था। तो उसका एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग अप्रोच था कि मैं एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी, जैसे एक कोई कंपनी अगर करती है तो जैसे आपकी कंपनी, मतलब दैट इज अमेजिंग। तीसरी चीज़ ये है कि कई लोग ना, आप उनसे पूछोगे ना यार फंडिंग कितनी चाहिए, 50 करोड़ 100 करोड़, आपकी वैल्यूएशन कितनी है, 500 मिलियन 50 मिलियन, कुछ भी बोल देते। मतलब आप ये देखो, द सेंस होनी चाहिए ना कि आपको वो पैसा क्यों चाहिए। आप मुझे एक एक चीज लिख के बताओ कि वो आपको पैसा जो आप मांग रहे हो वो क्यों चाहिए आपको। बिकॉज जो जेन्युइन फाउंडर होगा ना, वो कभी भी ज्यादा अमाउंट इनिशियल स्टेज पे नहीं रेज करेगा, क्योंकि उसके माइंड में ये होगा कि मैं इक्विटी ज्यादा दे रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ कम वैल्यूएशन पे। यानी उसकी विजन लॉन्ग टर्म है। वो जेन्युइन फाउंडर का पहचान है वो। तो एंजल करते हुए ये चीज़ें, और आप समझ लो कि आप एंजल कर रहे हो तो अर्ली स्टेज में डाल रहे हो। बिल्कुल। तो रिस्क फैक्टर रहेगा। आप छोटा डालो, थोड़ा वॉच करो, सेकंड राउंड में थोड़ा सा और डाल दो, और फाउंडर क्वालिटी पे ध्यान रखो, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। आप SME सेगमेंट के लिए भी काम करते हैं, तो उसके लिए मतलब आप उनको कैसे गाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए या SME IPO के लिए? देखिए, आप कोई भी SME पकड़ लीजिए, उसका जो फाउंडर होगा ना, वो अगर आप उसकी दुखती रथ पे हाथ रख दोगे ना, तो वो कहेगा यार मार्केट में पैसा घुसा रहता है, पेमेंट लेट आती है, 45 दिन पे तो किसी को देता ही नहीं, कोई 2 महीने में आ रही है, कोई 3 महीने में आ रही है। तो वो कहता है मैं देखने में अमीर हूँ लेकिन मेरा पैसा सारा मार्केट में घुसा हुआ है। तो पैसे की एक मेजर प्रॉब्लम है। उनको 10%, 11%, 12% पे लोन लेने पड़ते हैं। अब आप कंपीट कर रहे हो चाइना वाले से। चाइना वाला ने आपको सस्ती ज़मीन दी हुई है, डे 1 पे सारे अप्रूवल्स दिए हुए हैं और 3-4% पे लोन दिया हुआ है। और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो आपको 8% की सब्सिडी और दे देता है कि दूसरी कंट्री में सस्ता बेच और उनकी इंडस्ट्री ख़त्म कर दे। और यहाँ वाला 10-11% लोन दे रहा है, घर की प्रॉपर्टी बढ़ा रखी है बैंक को, और उसके बाद पेमेंट लेट आ रही है, उसके बाद ज़मीनें महंगी होती जा रही हैं, मशीनरी चाइना से लेनी पड़ती है। तो
मैं तो हमेशा कहता हूँ इंडिया के एसएमई फाउंडर को लोहे के सूट में बैठ के ऑफिस में बैठना चाहिए कि वो कैसे करे धंधा। नहीं, वो तो बैठे ही हुए हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बैठा है मतलब उन वो है सारी चीजों को फेस उसमें अगर आपको कोई कह दे कि मैं आपकी 30% कंपनी का आईपीओ करके आपको 30 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा, और बोर्ड पे कोई बंदा नहीं बैठेगा आपका वीसी की तरह, वेंचर कैपिटल की तरह, कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये पैसा आपने लिया और आप जैसे मर्जी मैनेज करो इसको, ग्रोथ के लिए यूज करो। आपको पता नहीं है मतलब जब वो पैसा देखते हैं ना एसएमई फाउंडर्स, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके कि मतलब ये पैसा तो ऐसा मिल गया जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अभी एक कंपनी है एनवायरो, वो साउंड प्रूफिंग करते हैं, तेजस एयरक्राफ्ट की भी की हुई है साउंड प्रूफिंग। वो इतने कंजर्वेटिव फाउंडर है, वो एक एक रुपया बचा के चलने वाला आदमी, उसको मिल गया मार्केट से एसएमई आईपीओ का। तो हम लोग क्या कराते हैं, एसएमई आईपीओ कराते हैं, और जो मार्केट की लार्जेस्ट इन्वेस्टर है एसएमई आईपीओ स्पेस में, 18,000 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, 82 आईपीओज में पैसा डाला हुआ है, उसके पार्टनर्स हैं, तो उनका पैसा डलवाते हैं। एक एसएमई वाले पर्सन को वो कब ये समझे कि भी वो उस तरह की स्टेज पे जा सकता है एसएमई आईपीओ के लिए या फंड रेजिंग के लिए, वो अपने बिजनेस में, मतलब वो उसको माइंड में कब आए कि भाई हाँ ये अब उसकी राइट स्टेज है उसको एक्सपेक्ट देखिए, अगर आप सोचें कि मेरे को आईपीओ करना है तो आपको 1 साल पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए। आप पहले एक तो टैक्स बचाना छोड़ दो, आप ये कहो जो प्रॉफिट है मैं वो डिक्लेयर करूंगा। हाँ, मतलब जनरली बिजनेस में यही प्रॉब्लम रहती है, उनका एक्चुअल अलग होता है और बुक्स के रिकॉर्ड्स कहीं ना नहीं, पर वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप 3 करोड़ की जगह 1 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहे हो, 2 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स बचा रहे हो, यानी करीब 50 लाख रुपए बचा रहे हो सपोज। उधर वैल्यूएशन आपकी प्रॉफिट के मल्टीपल पे हो रही है, तो उधर आपने 20 करोड़ का नुकसान कर दिया, यहाँ 2 करोड़ 1 करोड़ बचा के। तो माइंडसेट ही वो होना चाहिए कि मेरे को अच्छा प्रॉफिट जो है शो करना है, मतलब जो प्रॉफिट है वो करना है। और सेबी के सारे नॉर्म पढ़िए, सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से आपको कंपनी को कंप्लायंट करना है। तो अच्छा अकाउंटेंट रखिए, सारे प्रोसेसेस अच्छे रखिए, बिकॉज जब आईपीओ में आप जाएंगे तो पूरी ड्यू डिलिजेंस होगी कंपनी की, और फोरेंसिक लेवल पे भी हो जाती है, तो आप वो करिए। दूसरा, थोड़े एसेट्स डालिए कंपनी में। कई बार इन्वेस्टर कहता है यार ट्रेडिंग कंपनी है, 90 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, और एक प्राइसिंग गिरी प्रोडक्ट की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये 90 करोड़ लॉस में आ जाएगा, ये जो टर्नओवर है ये लॉस में ले आएगा कंपनी को। तो वो इन्वेस्टर थोड़ा सा उसको कम वैल्यूएशन देता है। तो आप थोड़ा सा हैवी रखिए ना, थोड़ा उसके अंदर कुछ आप जो जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको खरीद के करिए, थोड़ा सा कंपनी को हैवी रखिए, अच्छी प्रॉफिट्स करिए, पूरा अकाउंटिंग प्रॉपर रखिए, सेबी के नॉर्म्स पढ़िए कि आपको वो नॉर्म्स के हिसाब से अगर ओके है तभी आपका आईपीओ आ पाएगा। और सेबी रोज़ नए नॉर्म्स इशू कर रहा है अभी, बिकॉज इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, 240 एसएमई आईपीओ आए हैं जिन्होंने 8,700 करोड़ अरेंज किया है पिछले साल। तो सेबी थोड़ा सा आजकल कॉन्शियस हो गया है। पीछे एक न्यूज़ आई थी कि एक शोरूम है, छोटा सा शोरूम है, 7 एम्प्लॉय की टीम है उसके पास, और वो एसएमई आईपीओ लॉन्च कर रहा है। देखिए, मेरा व्यू उसमें मार्केट से अलग है। मैं ये मानता हूँ कि एक आदमी 10-11 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, उसका हक नहीं है कि वो आईपीओ करे। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। मतलब आज के टाइम में छोटे वाले के पास तो कोई ऑप्शन होती नहीं थी, आज उसको भी मौका मिल रहा है कि वो मार्केट से कुछ पैसे रेज करे। उसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं है ना। अगर उसने अकाउंटिंग फ्रॉड किया और गलत चीज़ें दिखाई, जो कि एक आईपीओ में अभी हुआ था, तो वो आईपीओ बैक कर दिया सेबी ने, अगर वो चीज़ है तो समझ में आता है, नहीं तो छोटे वाले का हक है, उसमें क्या हो गया। उसमें जो यामाहा का शोरूम है, जेन्युइन बिजनेस है, वो प्रॉफिटेबली कर रहा है, पूरा प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मुझे तो कुछ गलत लगता नहीं। एक एसएमई बिजनेसमैन, उसके मन में विचार आ जाता चलो मुझे अपनी फर्म का एसएमई आईपीओ लॉन्च कराना है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि वो किस कंसल्टेंट को हायर करे, क्या चीज़ देख के हायर करे, वो उसको प्रॉपर गाइड करेगा नहीं करेगा, उसको मतलब नाव में चढ़ा के कहीं बीच में ना छोड़ दे। तो मतलब उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर कंसल्टेंट को वो जिसको चूज करे वो क्या चीज़ें देख के करे। चित्तौड़गढ़ करके साइट है, आप चित्तौड़गढ़ पे जाओ, देखो कि ये पिछले 240 आईपीओ आए थे, इसमें से कौन कौन मर्चेंट बैंकर थे, तो उसमें से सब्सक्रिप्शन कितनी आई थी,
तो उसमें से आप चूज कर लो कि किससे करवाना है। बेसिकली मतलब कहने का सेंस है, मान लो मुझे अपनी कंपनी के लिए एसएमई आईपीओ लाना है, तो पहले मैं पहले चूज करूं कि मर्चेंट बैंकर कौन सूटेबल रहेगा मेरे लिए, किसने ज़्यादा चीज़ें की हुई हैं, फिर मैं ऐसे किसी कंसल्टेंट को ढूंढूं जो उस मर्चेंट बैंकर से कनेक्ट करवा दे, क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग तो मेरे हिसाब से ये आईसीआईसी बैंक और ये बड़े ये बड़े सब भी जो करते नाम हैं, है पर ये ये सब भी मेन बोर्ड करते हैं। आईपीओ करते हैं, एसएमई हाँ, कम हाँ। करते हैं ये लोग। हाँ। आज की डेट में ना मर्चेंट बैंकर से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बहुत हो गए हैं। वो मर्चेंट बैंकर नहीं है अपनी कैपेसिटी में या किसी रोल में, तो वो मतलब वो उन लोगों को चूज करें या मतलब डायरेक्ट मर्चेंट बैंकर से बात। नहीं, जैसे जिसने अगर कोई रिसेंटली आईपीओ किया है, आप उससे कांटेक्ट निकालो, आप उससे बोलो कि आपका कौन था, उसका क्या फीडबैक था, 2-3 से भी कांटेक्ट निकालोगे अच्छा मिल जाएगा। हाँ, ये चीज ठीक है जिसके आईपीओ आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना सर, आज की डेट में मैं ये देखता हूँ कि एसएमई आईपीओ की इतनी धूम है, इतने सारे कंसल्टेंट मार्केट में हैं कि चूज करना मुश्किल हो जाता है कि किसके पास जाएं। बहुत सारे लोग, आज आप लिंक्डइन पे भी देखोगे ना एसएमई आईपीओ कंसल्टेंट, तो आपको 100, 150, 200 लोगों की लिस्ट खुल जाएगी। अगर कंसल्टिंग करनी है तो किसके पास जाएं, तो उसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था बार बार कि मान लो अगर एसएमई आईपीओ लाना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कंसल्टेंट ही होगा। ये फर्स्ट तो कंसल्टेंट होगा। शुरुआत में मैंने काफ़ी एसएमईज वगैरह के साथ काम किया था, और मैं अगर उस टाइम का माइंडसेट उनका देखूं तो जिस तरीके का क्राइटेरिया या जिस तरीके की सेबी के जो चीज़ें हैं उस हिसाब से तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो एसएमई आईपीओ ला सकते हैं। इवन वो प्रॉफिटेबल हैं, बट कच्चे पक्के के चक्कर में, टैक्स को सेव करने के चक्कर में, या कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता हूँ कि उन लोगों के पास इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं होता, बिकॉज वो फंसे हुए हैं 99 के फेर में, पैसा वहां से आएगा तो हम लगाएंगे, तो इन सब चीज़ों में वो इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं रख पाते। और सही बात ये है कि उनकी अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सही वर्कफोर्स भी मिलना इतना आसान नहीं है। देखिए, मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू का हूँ, मेरा मत अलग है इसमें। मेरा ये मत है कि अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो और आप ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े करना चाहते हो कि एक सब्सिडरी खोल दी, एक प्रोप्राइटरशिप खोली हुई है, एक प्राइवेट लिमिटेड खोली हुई है, वो इसको रिलेटेड पार्टी करके, और तो आपको आईपीओ करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब यू शुड नॉट गो, बिकॉज कल को आप फंसोगे, पब्लिक का पैसा यूज़ कर रहे हो। हमारे तो पता ही है ना, कोई भी पब्लिक की चीज़ यूज़ होती है तो उसी टाइम पे वो लीगल फ्रेमवर्क काफ़ी रहता है उसमें, तो कल को प्रॉब्लम आएगी। या तो आप पहले अपनी कंपनी को कंप्लायंट बनाओ, उसमें आप 1 साल का 2 साल का टाइम लगाओ, उसमें सारे आप एक ही कंपनी के अंडर करो, प्रॉपर टैक्सेशन करके करो, और वो ये मत सोचो कि मैं प्रॉफिट में से टैक्स बचाऊंगा। अब ये सोचो मुझे वैल्यूएशन क्या चाहिए। अब देखो ना, बड़ा नॉर्मल लॉजिक है, एसएमई आईपीओ कंपनी ने किया, उसकी हर चीज़ अच्छी तरह से चेक थी, प्रोसेसेस थे, तभी वो कर पाया। उस पैसे को रेज किया, उसको ग्रोथ में डाला, कंपनी का टर्नओवर और प्रॉफिट बढ़ गया, और वो शेयर ऊपर जाना ही। उसी लॉजिक की वजह से आदमी कहता है कि मेरे को वो शेयर में पैसा डालना है। तो अगर आप उसके बीच में ही कि नहीं, मैं इस पैसे को ऐसे निकाल के एक और कंपनी शुरू कर देता हूँ या मैं अब इसमें से टैक्स बचा लेता हूँ, फिर उस टैक्स से मैं कोठी बना लूंगा, यू शुड नॉट गो इनटू अ थिंग लाइक आईपीओ। माइंडसेट वाली बात है, एसएमई है चाहे स्टार्टअप है, अल्टीमेटली बिजनेस करने का गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, वैल्यूएशन बढ़ाना होना चाहिए। और वैल्यूएशन एसएमई आईपीओ से भी बढ़ती है, इवन एंजल इन्वेस्टिंग से भी वैल्यूएशन बढ़ती है। आपकी वैल्यूएशन होगी तब जब इन्वेस्टिंग होगी, तभी आपको पता चलेगा। तो सर, इसमें कंप्लायंस मीट करने के फायदे आईपीओ में इतने बड़े हैं कि आप सोचोगे भी नहीं टैक्स बचाने। सही मतलब बात आप देखो ना, एक कंपनी ओरियाना पावर इशू लाई और 50 करोड़ का आईपीओ था, और उस 50 करोड़ को सोलर बूम मार गया, रूफटॉप सोलर बूम मार रहा है आजकल, 50 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया उसने डिक्लेयर। तो वो शेयर शायद 125 से लेके 3000 पे पहुंच गया। अच्छा, आजकल शायद 2500 चल रहा होगा। यानी आज वो इस पोजीशन में है
कि पहले तो वो 30% का आईपीओ कर चुका है, लेकिन आज वो 5% देके 200-300 करोड़ उठा सकता है मार्केट से, एफपीओ करके, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ओके पूरा प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 50 का। तो आप देखो ना, 2-3% देके कैपिटल रेज। अब जैसे सेक्टर डाउन चला गया, जब 2013, 14, 12, 13 में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का बैंड बजा हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी, कभी कुछ हो रहा है, कभी करप्शन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम चल रही है, लैंड एक्विजिशन बिल ले आए, तो है वो था। तो उस टाइम पे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो प्राइवेट थी, दे हैड टू क्लोज डाउन। लेकिन जो लिस्टेड थी, उसके पास एक रे ऑफ होप था कि यार अपना स्टॉक गिरा हुआ है, लेकिन पैसा मैं वहां से रेज कर सकता हूँ गिरे हुए स्टॉक पे। तो उसने राइट्स इशू कर लिया, फिर कैश फ्लो मिल गया, फिर कुछ और करके शुरू कर दिया। लाइफलाइन थी उनके पास। तो ये चीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नहीं मिल पाती। एक एसएमई वाला पर्सन ये भी देखता है कि चलो उसको उसमें तो अपना कहीं ना कहीं ना स्टेक डाइल्यूट करना पड़ता है जब वो एसएमई आईपीओ में जाता है या कुछ इस तरह की प्लान करता है। तो वो ऐसे कैसे डिसाइड करे कि उसको डेट रेज करना चाहिए या एसएमई आईपीओ की तरफ जाना चाहिए? जैसे आपने 12-10% पे डेट रेज किया, अब वो आप वर्किंग कैपिटल की तरह यूज कर रहे हो, साल में आप उस पैसे को घुमाओगे 5-6 बार, तो यानी आप उस 10% को आराम से पे कर पाओगे। अगर आपका साइकिल खराब है, आप वो 4-5 बार पैसे को नहीं घुमा पा रहे, तो वो आपको 10% बहुत महंगा पड़ेगा। आपका मान लो ट्रेडिंग में प्रॉफिट है 1.5%, पैसा आपने ले रखा है मार्केट से 10% पे, यानी अगर मैं उसको 7-8 बार नहीं घुमाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं निकलता। अच्छा, एसएमई आईपीओ में क्या है ना, जायसवाल अपना क्रिकेटर है, उसने रणजी में पता है कितनी सेंचुरियां मारी, किसी को नहीं पता। लेकिन वो जब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, सबको पता है कितनी सेंचुरी मारी, क्योंकि वो जो व्यूअर है वो तब से बनना शुरू हुआ है जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट देखा है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में जब आप लिस्ट करते हो, तो उसका जो इन्वेस्टर है वो आपको पहली बार देखना शुरू करता है, और वो कहता है यार ये स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है, इससे मुझे फायदा होता है, फिर वो 10 को और ले आता है। जैसे रिलायंस और एचडीएफसी फेस वैल्यू पे आए थे जब आए थे, तो लेकिन इतने लोगों को प्रॉफिट दे चुके हैं वो शेयर, कि वो बंदा वो शेयर पकड़ के बैठा रहता है। तो वही वाली बात है कि आप आईपीओ में ये सोचो कि मैं एक न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के पास जा रहा हूँ और एक मीडिया लाइमलाइट में जा रहा हूँ, तो वहाँ से आपकी इनिंग स्टार्ट होती है। हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स हैं, तो उनके लिए वेंचर कैपिटल या फिर एसएमई आईपीओ बहुत आगे की चीज़ें हैं। हालांकि मैं अपने स्टार्टअप को हमेशा यही बोलता हूँ कि यार अगर स्टार्टअप करना है तो सोच वहाँ की रखो, ताकि पहला कदम भी आप वही सोचते हुए उठाओ। अल्टीमेटली वैल्यूएशन बनानी है अगर स्टार्टअप में आप आ रहे हो। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप स्टार्टअप्स को थोड़ा सा ऐसा कुछ बताएं अपने एक्सपीरियंस से कि वो कैसे शुरू करें, फिर आगे कैसे बढ़ें, फिर किस स्टेज पर क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। इस तरीके का एक रोड मैप अगर आप बता सकते हैं उनके लिए। देखिए, मैं स्टार्टअप फाउंडर को बोलना चाहूँगा कि आप एक ऐसे युग में जी रहे हो जिसमें आपके पास स्टेबल इंटरनेट है, वाईफाई है, जियो आ गया, एयरटेल ने भी 4G ऑफर किया। स्टेबल इंटरनेट तो हमारे ज़माने में होता ही नहीं था, हमारे तो मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। तो आप आज का जो यूथ है वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। दूसरी चीज़ है चैट जीपीटी आपके पास, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज को ऐसे लेवल पे चली गई है जिसमें 99% चीज़ों के सॉल्यूशन आपके हाथ में। तीसरा, इतनी सारी एप्स और सर्विसेज हैं कि आपको कोई भी चीज़ फ्री में भी मिल जाती है। फ्री CRM मिल जाएगा, फ्री आपको क्लाउड मिल जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो आप एक ऐसे टाइम में जी रहे हो जो इट इज़ प्लेंटी। लेकिन सिंस जो वर्ल्ड है वो एक डेमोक्रेटाइज हो चुका है, आपका जो ऐप है वो फॉरेन के ऐप से भी compete कर रहा है। तो इस वजह से एस्टैब्लिश होने में तब भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो लंबी बिजनेस क्रिएट करना है तो 5 से 10 साल का पेशेंस वो आपको चाहिए होगा। बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आपने अपना बेस्ट भी ट्राई किया
तब भी आप जीरो पे नहीं खत्म होगे, आप खत्म होगे एक कंपनी जो छोटा बिजनेस शायद कर रही है, आपका घर अच्छा चल रहा है, मे बी वो अगले पिवट के लिए तैयार हो रही हो कि इसमें कुछ अलग करेंगे। आप ये मान के चलो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ब्यूटीफुल थिंग। आप लोगों को रोजगार देते हो, टैक्स देते हो, आप रियल एस्टेट यूज करते हो, आप सर्विसेज यूज करते हो, उनके पैसे देते हो, वेंडर्स को पैसा देते हो, बैंक को लोन लेते हो, बैंक की कमाई होती है, और लास्ट में आपके पास कुछ बच जाता है। यही है ना। तो लेकिन आज उस प्रॉफिट के अलावा भी वैल्यूएशन गेम है जी, आप वहां से कमा सकते हो, शेयर से कमा सकते हो जी, वहां से सुपर रिच बन सकते हो। तो ये मत सोचो कि 100% मैं अपने पास रखूं। जो एक माइंडसेट होता है कि नहीं मेरे को 100% अपने पास रखना है, तो 100% अपने पास रखना है तो शायद छोटी कंपनी रह जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मनी यूज करके ग्रोथ में डालोगे तो, और जो सबसे बड़ी चीज है वो जेफ बीजोस की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एंड में तो कस्टमर डिसाइड करेगा भाई कौन किंग है और कौन पॉपर है। तो वो एंड में तो कस्टमर ऑब्सेशन ही रास्ता है कि कस्टमर की पसंद की चीज अगर आप सही प्राइस पे दे पा रहे हो, इजीली एक्सेसिबल और विजिबल इन द मार्केट, जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल, तो आप गेम को चला ले जाओगे। और अकेला करने का मत सोचो। अच्छा, आपका एग्जांपल सर, मतलब डेलीगेट करो, प्रोसेसेस सेट करो, व्हाट्सएप यूज करो, सिस्टम सेट करो और डेलीगेट करते चलो। तो ये है। और अगर गाइडेंस चाहिए तो जैसे मेरे जैसे लोग हैं या फिर बहुत लोग मिल जाते हैं, आप अपनी ही इंडस्ट्री का किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता हुआ बंदा, आप उससे पकड़ लो, उसको 1-1.5% इक्विटी दे दो, तो रास्ते बहुत है। और लेकिन अगर आप सिर्फ मीडिया देख के स्टार्टअप में घुस रहे हो कि नहीं मुझे एलॉन मस्क बनना है, तो शायद गलत मोटिवेशन है, क्योंकि एंड में तो कस्टमर डिसाइड करेगा कि आप क्या लॉन्च कर रहे हो। सर आज आपने बताया कि चैट जीपीटी भी है, नॉलेज की भी कोई कमी नहीं है, मेंटरशिप की भी कमी नहीं है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, फिर भी इतने स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। सब चीज़ें अवेलेबल हैं, कमी कहाँ पर है? कमी ये है सर कि बहुत कम ऐसे फाउंडर्स जिन्होंने कुछ सक्सेस अचीव की, उनके पीछे 1000 गुना पैसा लगा हुआ है, और जो ऐसे फाउंडर जो अभी नहीं करे उनके पीछे छोटे छोटे पैसे लगे हुए हैं। तो वो डिसप्रपोर्शनेटली डिसएडवांटेज पे है, मतलब उनको पैसा भी कम मिल रहा है मार्केट से, उनको स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। जो वाई कॉम्बिनेटर है यूएस में, वो 10 मिनट की पिचिंग में चेक पकड़ा देते हैं, मतलब 10 मिनट हो गए चेक पकड़ाओ। यहाँ पे कितने ऐसे हैं जो आपको 10 मिनट में दे दें चेक। अभी स्विस ऑनलाइन इवेंट हुई थी स्विट्जरलैंड में, उनकी यूनिवर्सिटी के, तो मैं जज था उसमें। टॉप 3 स्टार्टअप्स को आधे घंटे की पिचिंग, उसके बाद 4.5 करोड़ ईच ग्रांट ओके, स्विस गवर्नमेंट ने पकड़ा दी। क्या बात हाँ देखो, तो यहाँ पे कितने हैं क्या है? मतलब स्टार्टअप इंडिया से 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख ग्रांट्स, मीटी की बहुत सेपरेट ग्रांट्स होती हैं टेक्नोलॉजी की। और स्टार्टअप इंडिया में आईआईटी रोपड़ के साथ मैं बहुत काम करता हूँ, वो तो इतनी फंडिंग स्टार्टअप इंडिया में कराते हैं। तो किया बहुत है, अभी भी कम है। कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री है, लोन बहुत महंगे हैं, गवर्नमेंट से जूझना, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ सेट करना बहुत मुश्किल है। समझ रहा तो फिर जो इन्वेस्टर है वो हार्डवेयर वाली कंपनी से दूर रहता है, वो कहता है कि यार ये तो चाइना से कंपटीशन है। ओके, तो चाइना वाला इन्वेस्टर जो कि बहुत रिच इन्वेस्टर है, दुनिया का सेकंड रिचेस्ट, वो कहता है कि सारा बिजनेस चाइना में शिफ्ट कर दे, फिर मैं कर दूंगा फंड। ओके, तो चैलेंजेस बहुत है, मतलब स्टार्टअप फाउंडर्स तो अपनी बेस्ट कोशिश, कौन चाहता है कंपनी बंद करना, सही बात है, अपनी कोशिश तो हर कोई करता है, बिल्कुल, बट शायद एक्सपोजर लेवल्स का एक इशू है, कैपिटल का इशू है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ का इशू है कि प्रोसेसेस नहीं सेट कर पा रहे, फनल नहीं सेट कर पा रहे। वहाँ पे आप जैसी कंपनीज का बहुत रोल है। हम भी कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि फाउंडर्स को जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, हाँ, तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर मेरा मानना तो ये है कि हमारे यहाँ पर लोगों के पास आइडिया है, एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, सेल्फ डाउट में है फाउंडर्स, मतलब वो डर डर के चीज़ें करने वाली बात होती है
कि आगे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पर टीम भी बनाना मुश्किल काम है। एक स्टार्टअप के लिए को फाउंडर लेना ही सबसे बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है। कई बार साल 2 साल चलने के बाद उन्हीं में डिस्प्यूट आने शुरू हो जाते हैं। जबकि एक स्टार्टअप अगर को फाउंडर के साथ है तो इन्वेस्टर ज़्यादा प्रेफरेंस देता है कि भाई 2 लोग हैं कम से कम, कि भाई ये टेक्नोलॉजी पार्ट देख लेगा या ये इस तरीके की चीज़ें देख लेगा। नहीं, बट चीज़ें पॉजिटिव भी बहुत हुई है। जैसे स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे कॉन्ट्रैक्ट सैंपल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें अगर कोई फाउंडर मनी फ्रॉड करता है तो क्लॉबैक क्लॉज भी है उसमें। मतलब कोर्ट के पास तो आपको जाना पड़ेगा, दैट इज द चैलेंज, लेकिन उसमें क्लॉज है, वो बहुत ही वाटर टाइट एग्रीमेंट है। और उसमें ये भी है कि जो भी फाउंडर आपस में जुड़े, को फाउंडर वो आपस में एग्रीमेंट जरूर साइन करें कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना इक्विटी शेयर हमें मिलेगा, कितने ईसॉप मिलेंगे, किसका फंडिंग के बाद क्या रहेगा, फंडिंग से पहले क्या रहेगा, वो मेरे ख्याल से क्लियर करके चलें तो बेटर है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट तुषार कंसल जी। अपने अनुभव और जर्नी को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा इनकी जर्नी से। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।